हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। और किसी भी पदार्थ के कोई मैटर है उसको जब हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर उसमें स्ट्रेस डेवलप करते हैं तो उसमें स्ट्रेन होता है और उसमें इसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रत्यास्था गुणांक भी उसमें डेवलप होते हैं। तो इसके पहले आपको बताया गया था कि प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है। तो प्रत्यास्था की सीमा के बाहर भी जब विरूपण बल को बढ़ाते जाते हैं तो बताया गया था कि उसके बाद वस्तु अपनी प्रत्यास्था को खो देती है। मतलब जब भी उसमें विरूपण बल को हटाया जाता है तो वस्तु अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आती है। तो इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बॉडी जो है विरूपण बल को बढ़ाते जाए और तुरंत टूट जाए या अपनी स्थिति को टोटली डिफॉर्म हो जाए। उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें जानने की आवश्यकता है। तो उसके क्रम में हम इसको आगे बढ़ाते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पढ़ेंगे तो सबसे पहले मान लिया कि एक्स एक्सिस पे हमारा जो है स्ट्रेन है, विकृति है, और वाई एक्सिस पे हमारा स्ट्रेस है, प्रतिबल। तो स्टार्टिंग में जब जो वाय बल है, विरूपण बल है, उसको बढ़ाते जाते हैं तो बल के प्रोपोर्शनैलिटी में ही स्ट्रेस इंक्रीज होता है। और प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत बताया गया कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के होता है ना। और इन दोनों का जो रेशियो होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एक कांस्टेंट आएगा, यानी कांस्टेंट के। तो जब ये के है तो जाहिर सी बात है इन दोनों का रेशियो अगर कांस्टेंट आ रहा है तो आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन कैसे आता है? ये इक्वेशन होता है जो अगर इधर एक्स है, एक्स डैश है, इधर वाई है, इधर वाई डैश है, तो इस तरह से लाइन जाती है। ये प्रक्षेप होता है सी, अंतःखंड होता है इंटरसेप्ट, और ये जो एंगल होता है थीटा होता है। तो ये होती है वाई इक्वल टू। अगर इसमें सी इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? कोई अंतःखंड नहीं होगा, ये मूल बिंदु से जाने वाली लाइन होगी। सी 0 हो जाने पर ये इक्वेशन किस प्रकार ट्रांसफॉर्म होगा? वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एम हो जाएगा। एम कांस्टेंट होता है, ठीक। ये वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पे। इसी से कंपेयर करते हैं हम स्ट्रेस स्ट्रेन को, ठीक है। ऊपर स्ट्रेस है वाई की जगह पे, एक्स की जगह पे स्ट्रेन है, ठीक, बराबर कांस्टेंट प्रत्यास्था गुणांक है। ओके। तो जब कोई अंतःखंड नहीं होता है तो इन दोनों का रेशियो जब भी कोई कांस्टेंट आता है, इसका मतलब वाई और एक्स के बीच खींची गया जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, मूल बिंदु से पास होगा। तो इसका मतलब है जब तक प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत विरूपण बल को लगाया जा रहा है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा और ये जो मूल बिंदु ओ है उससे होता हुआ जाएगा। तो मान लिया कि प्रत्यास्था की सीमा जो है पी बिंदु तक है, तो जब तक पी तक विरूपण बल को बढ़ाते जाएंगे तब तक स्ट्रेस स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसके बाद क्या होता है, जब प्रत्यास्था की लिमिट समाप्त हो जाती है उसके बाद भी विरूपण बल को बढ़ाते जाते हैं, तब क्या होगा? तब उस केस में प्रत्यास्था की सीमा के जस्ट पास भी जब पहुंचने वाला होता है, एक चीज़ रह गई, यहाँ से यहाँ तक के जो ओ से पी तक का जो पॉइंट होता है ओपी, इस ओपी रीजन को, ये जो ओपी है इसको समानुपाती सीमा, यानी पी पॉइंट को हम समानुपाती सीमा भी कहते हैं। ये समानुपाती सीमा या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यहाँ तक प्रोपोर्शनल रहता है। ओके। इसके बाद फिर से यहाँ तक तो जब तक फोर्स लगाएंगे और हटा लेंगे वस्तु अपनी ओरिजिनल पोजीशन को तुरंत इसी कर्व को रिट्रेस करते हुए उल्टा वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगी। इसके बाद एक बिंदु क्यों भी आता है, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है, थोड़ा कर्वेचर नेचर आने लगा है। तो जब ये कर्वेचर नेचर आने लगता है तो मान लिया कि ये पॉइंट क्यों है, इसी क्यों पॉइंट को हम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी
या प्रत्यास्थता की सीमा कह रहे हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या मतलब हुआ? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्यों है? तो यहाँ का क्या मतलब है? यहाँ का मतलब ये है कि जब P से Q तक जाते हैं और विरूपण बल को हटा लेते हैं तो उस समय जो बॉडी है अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने में थोड़ा समय लगाती है। प्राप्त तो कर लेती है, लेकिन जिस रेशियो में यहाँ प्राप्त कर रही थी उस आधार पर उतनी जल्दी नहीं आती वापस, थोड़ा समय लगाती है। इस वजह से P और Q के बीच में जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर थोड़ा कर्व हो जाता है। तो यही होती है क्यों जो है प्रत्यास्थता की सीमा है। इसके अंतर्गत वस्तु जो है डिफॉर्म होने के पश्चात भी जब डिफॉर्मेशन फोर्स हटा लिया जाएगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। क्या होगा कि जब इसके बाद भी हम प्रत्यास्थता विरूपण बल लगाएंगे तो इसके बाद भी जब हम विरूपण बल लगाते चले जाएंगे तो मान लिया कि इस बिंदु तक आया, इस बिंदु तक अब जो है विरूपण बल को हटा भी लेंगे तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आएगी। तो Q से S तक का जो रीजन है वो जो होता है वो कहलाता है, ये सुघटता या प्लास्टिसिटी इसमें बढ़ती जा रही है तो ये प्लास्टिक रीजन होने लगता है। ये यहाँ से यहाँ तक तो इलास्टिक रीजन है, इससे यहाँ तक का रीजन जो है वो ये प्लास्टिक रीजन होने लगता है, सुघट रीजन है ये। और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? इलास्टिक रीजन है। ठीक, ये इलास्टिक रीजन है। यहाँ के बाद अगर वस्तु को छोड़ दिया जाए विरूपण बल को तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आती है। ठीक है, R से ये जो S बिंदु है, इस बिंदु से अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें तो वस्तु इस पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आती है। कोशिश करेगी भी तो थोड़ा बहुत ये O से O डैश पे पहुंच जाएगा, यानी वस्तु डिफॉर्म हो चुकी है। वस्तु में उत्पन्न डिफॉर्मेशन जो है वो O से O डैश तक का है। ओके, तो ये विरूपण उसमें उत्पन्न हो जाएगा। और इस S पॉइंट को हम क्या कहते हैं? यील्ड पॉइंट, YEILD, यील्ड पॉइंट या पराभव बिंदु कहते हैं, पराभव बिंदु। ओके, ये पराभव बिंदु है। तो यहाँ तक तो रही बात प्लास्टिक बिंदु की। अभी वस्तु डिफॉर्म हुई है, अपने शेप पे वापस नहीं आ सकती है, बट बॉडी टूट नहीं रही है। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर बल को बढ़ाते चले जाएं तब क्या होगा? तो इसके बाद भी बल को बढ़ाया जाता है तो जरा सा ही बल अगर हम बढ़ा देंगे तो होगा क्या? वस्तु की लेंथ में या उसके शेप में ऑटोमेटिक डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। अगर L लंबाई का तार है तो S तक तो डिफॉर्म होगा, लेकिन S तक आने के पश्चात डिफॉर्मेशन पूरी तरह से होने के पश्चात अगर जरा सा ही बल अप्लाई करेंगे तो अब तार अपने आप बढ़ने लगेगा, उसकी लंबाई। अब उसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अपने आप बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते बहुत होगा R तक बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तार टूट जाएगा। ठीक है, तो ये जो R बिंदु होता है इसको हम भंजक बिंदु कहते हैं। R जो है वो भंजक बिंदु है। भंजक मतलब भंग हो गया सारा चीज़ इसका, तो इंग्लिश में कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ये हो गया ब्रेकिंग पॉइंट। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स आते हैं P तक, O से P तक परफेक्टली बॉडी अपनी वापस अवस्था में आ जाता है डिफॉर्म करने के पश्चात, और स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। P से Q तक स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, लेकिन Q तक एक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट, जब वस्तु अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर धीरे धीरे वापस आ जाएगा। इसके बाद भी बल बढ़ाते जाएंगे तो Q से S तक का रीजन प्लास्टिक रीजन होता है। Q से S तक पहुंचने के पश्चात वस्तु जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन टूटेगी नहीं। लेकिन इसके बाद भी अगर विरूपण बल लगाते चले जाएंगे तो वस्तु क्या है? अपने आप डिफॉर्म होती रहेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अपने आप टूट जाएगी। वो बिंदु R होगा, इसे भंजक बिंदु कहेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट कहेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी बॉडी का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो आशा करते हैं कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।